हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम अरविंद आर, वो इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक और नया कॉन्सेप्ट। कल हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में सीखा कि विद्युत द्विध्रुव कहते कैसे हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जिन बच्चों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है वो लेक्चर जरूर देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि आगे हम इस चैप्टर में विद्युत द्विध्रुव के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विद्युत द्विध्रुव के अनुप्रयोग। तो आज पहला अनुप्रयोग है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, जब आप अक्षीय स्थिति की बात करेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो देखिए वो क्या होगी। सबसे पहले हमने माना, यहाँ पर हम एक विद्युत द्विध्रुव का डायग्राम बनाते हैं। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो धनावेश एवं ऋणावेश से मिलकर बना है। तो ये हो गया इसका नेगेटिव चार्ज और ये हो गया इसका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलो और थोड़ा सा इसमें बढ़िया बना लेते हैं। तो हमने ऐसे लिखा क्या कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो यहाँ पर दो आवेश ले लिए, एक लिया हमने ए और दूसरा लिया बी। तो हमने क्या कहा कि माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो ऋणावेश और धनावेश से मिलकर बना है। नाम दे दिया, ये बिंदु ए हो गया और ये वाला बिंदु हो गया आपका बी, ठीक है। ये आपका माइनस क्यू आवेश हो गया और ये हो गया आपका प्लस क्यू, ठीक है। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो धनावेश और ऋणावेश से मिलकर, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो ऋणावेश और धनावेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपको यहाँ पे जो है वो 2l होती है, कल हमने बताया था। तो मध्य बिंदु को डिवाइड करेंगे O को, तो ये वाली दूरी आपकी क्या हो जाएगी? L, और ये बची हुई दूरी आपके पास क्या हो जाएगी? ये भी हो जाएगी L। तो क्या कहा? माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो ऋणावेश और धनावेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। अब देखो, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल d दूरी पर, मध्य बिंदु O से स्मॉल d दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल d दूरी पर द्विध्रुव अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। द्विध्रुव अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या बताया? द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल d दूरी पर द्विध्रुव अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर हमको क्या करना है? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तब देखें हमने क्या पढ़ा है। अब आप नोट्स, आपको जो नोट्स भेजे गए हैं उससे प्रिपेयर करें, ठीक है। यहाँ पे हम केवल समझेंगे इस बात को। तो ये आपको नोट्स में सब लिखा मिल जाएगा। आपको जो नोट्स भेजे गए हैं, मैंने PDF भेजी है, असाइनमेंट फोल्डर में आपकी जो PDF आई है, आप वहां से नोट्स को लिख सकते हैं, वहां से नोट्सों को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम केवल समझेंगे। तो आपको क्या बताया? हमने कहा कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो ऋणावेश और धनावेश से मिलकर बना है।
दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल d दूरी पर द्विध्रुव अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमको विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब देखो हम क्या कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने ऐसा पढ़ा हुआ है क्या कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और धनावेश के कारण इसकी दिशा आवेश से दूर की ओर, तो ये आवेश से दूर की ओर हो गई E1, और ऋणावेश के कारण इसकी दिशा आवेश से पास की ओर होती है, तो ये हो गई आपकी E2। ठीक है। अब देखिए एक बात ध्यान रखना इसमें कि जो हमको अक्ष के अनुदिश, देखो द्विध्रुव ऐसा रखा है तो ये अक्ष के अनुदिश है। इस कारण से ये जो बिंदु P लिया गया है वो क्या है, द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश है। इस कारण इस स्थिति को हम क्या कह पा रहे हैं, अक्षीय स्थिति कह रहे हैं। कौन सी स्थिति कह रहे हैं, अक्षीय स्थिति कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो बिंदु लिया है वो द्विध्रुव अक्ष पर है और द्विध्रुव अक्ष पर, इस कारण से इस स्थिति को हम कहते हैं अक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति कहते हैं, अक्षीय स्थिति। अच्छा, तो देखो हमको क्या करना है, यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस बिंदु P पर, पहली बात। दूसरी चीज, ये हमेशा जो बिंदु P लिया जाएगा, जो प्रेक्षण बिंदु P लिया गया है, वो हमेशा आपको प्लस आवेश की तरफ लेना है। किसकी तरफ लेना है, प्लस आवेश की तरफ। कभी भी ये माइनस आवेश की तरफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कल हमने सीखा था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। अच्छा, एक बात और बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूं, विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपने फॉर्मूला पढ़ा था वो होता है E बराबर KQ/R²। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बेसिक फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दें क्या आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आएगी E1 बराबर KQ/R²। अब बात होती है R की। तो देखिए यहाँ पे R की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, तो हम देखें ये मध्य बिंदु से हमको पता है बिंदु P तक की दूरी D है। ध्यान से समझे इस बात को। हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि मध्य बिंदु से O से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, D। मध्य बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, D। लेकिन हमको तो यहां से चाहिए नहीं है, हमको तो चाहिए प्लस Q से। प्लस Q से चाहिए मतलब आपको ये दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली। तो कोई बात नहीं, हमको मध्य बिंदु से पता है कि ये D है, इसमें से ये L कम कर देंगे, ये वाली दूरी हटा देंगे तो ये रह जाएगी। फिर से समझें बात को। मध्य बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी पता है हमको D है, ठीक है। हमको लेकिन प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी चाहिए, मतलब ये ज्यादा है तो ये हटा दो। तो हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, इस दूरी को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस दूरी को हमने घटा के हमने लिखा यहाँ पे D-L का होल स्क्वायर। बात क्लियर है। अगर आपसे इसकी दिशा की बात कर लें कि ये आपको वेक्टर, ये तो अदिश रूप हो गया, लेकिन अगर पूछें कि इसकी दिशा बताओ तो हम क्या कहेंगे, BP वेक्टर के अनुदिश। दिशा की बात करें कि ये तीव्रता की दिशा कहाँ आएगी, तो हम क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे BP वेक्टर के
अनुदिश। और अगर आप ये से लिखेंगे बी पी वेक्टर के अनुदिश तो आप चाहें तो यहाँ पे वेक्टर साइन लगा सकते हैं। तो देखो ये आपका हो गया पहला इक्वेशन, पहला समीकरण, क्योंकि अदिश में तो दिशा आएगी नहीं। इसी प्रकार ये तो हमने कैलकुलेट किया प्लस क्यू के कारण, यहीं पे आगे लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो देखो ये माइनस क्यू आवेश तो ये रखा हुआ है और ये बिंदु P है, तो मध्य बिंदु तक की दूरी कितनी है D, लेकिन हमको माइनस क्यू से चाहिए तो इतना और जोड़ दो, इतना और जोड़ दो। तो हम क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे क्या, E2 वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन डी प्लस एल का होल स्क्वायर। और अगर आप कहें कि इसकी दिशा, तो देखें दिशा किधर आएगी, इधर की तरफ है, तो हम कहेंगे पी ए वेक्टर के अनुदिश। किसके अनुदिश है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि ये जो दिशा है ना वो क्या है, पी ए वेक्टर के अनुदिश। क्या बात क्लियर हो गई? अच्छा, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहां पर एक बात देखो कि ये वाली तीव्रता इधर जा रही है और ये वाली तीव्रता इधर जा रही है, दोनों तीव्रताओं की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। अगर ये तीव्रता एक दूसरे के विपरीत है तो परिणामी तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों को घटा दें, ठीक है। तो हम कहेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या कहेंगे, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने लिखा यहां पे बिंदु P पर सॉरी क्या लिखा, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर हम बात करें कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमने लिखा E बराबर, आप चाहो तो वेक्टर लगा लो, E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। ऐसे घटा दिया परिणामी ज्ञात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। अगर आप घटाएंगे यहाँ पे E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर किया आपने, तो परिणामी तीव्रता की, ये घटाया क्यों, क्योंकि जब भी सदिशों में दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो बड़े वाले मान में से छोटा वाला मान घटा देते हैं। अब हमको कैसे पता कि ये E1 बड़ा है या E2 छोटा है, तो E1 में अगर आप गौर से देखें तो ये लिख रहा है इसके हर में, क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में d माइनस एल का स्क्वायर। तो जब घटाएंगे तो छोटा मान आएगा और भाग लगाएंगे इसका तो ज्यादा मिलेगा E1। यहां पे हर देखो बड़ा है, d प्लस एल है, और हर बड़ा आएगा जहां पे, वहां पे भाग लगाने पर वो राशि क्या आएगी, छोटी आएगी। राशि कैसी आएगी, छोटी आएगी। तो हमको पहले से पता है कि क्या है यहाँ पे, कि जो E1 का मान है वो ज्यादा है E2 से, इसलिए हमने ऐसा किया है। अगर हम आपसे ऐसे कहते हैं कि इसकी दिशा बताओ, तो जिसका मान ज्यादा है तो परिणामी की दिशा भी क्या आ जाएगी, PV वेक्टर के अनुदिश इधर की तरफ आएगी, क्योंकि ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा रहे हैं। मान लो कोई उधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, इधर खींच रहा है 5 न्यूटन से, तो वस्तु कहाँ जाएगी, 10 वाली की तरफ जाएगी, तो ज्यादा वाली की तरफ गई ना। तो ऐसे E1 का मान ज्यादा है तो दिशा, परिणामी तीव्रता की दिशा भी किधर बनेगी,
तो इसकी जो दिशा है वो बनेगी आपकी पी बी वेक्टर के अनुदिश। किधर बनेगी दिशा? पी बी वेक्टर के अनुदिश बनेगी। ये बात क्लियर है? अच्छा, E1 एवं E2 का मान समीकरण 1 एवं 2 से रखने पर, ठीक है, तो हमने लिख देते हैं, यहाँ पे मान लिखते हैं। क्या लिखेंगे? E1 वेक्टर एवं E2 वेक्टर के मान समीकरण 1 एवं 2 से रखने पर, समीकरण 1 एवं 2 से रखने पर, 1 एवं 2 से रखने पर मान रखते हैं। चलो यहां रख देते हैं मान, ध्यान से समझें। जब आपने यहां पे मान रखे तो देखिए क्या बना आपके पास में, तो ये बना ई वेक्टर बराबर, सॉरी क्या बना आपके पास ये, तो ये बना क्या, ई वेक्टर बराबर E1 वेक्टर। E1 वेक्टर क्या है? के क्यू अपॉन डी माइनस एल का होल स्क्वायर। और E2 वेक्टर क्या है? माइनस के क्यू अपॉन डी प्लस एल का होल स्क्वायर। दिशा की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि बीपी वेक्टर के अनुदिश, बीपी वेक्टर के अनुदिश आएगी इसकी दिशा, अनुदिश। ये बात क्लियर है? अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या परिमाण बनेगा? तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे क्या, E बराबर के क्यू अपॉन डी माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन डी प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या कॉमन आएगा दोनों में से? के क्यू कॉमन आ जाएगा। अगर आपने इसमें से के क्यू को कॉमन निकाल दिया तो ये क्या बनेगा, E बराबर के क्यू, और यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन डी माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डी प्लस एल का होल स्क्वायर। सोल्व करने के लिए हमने इसका एलसीएम ले लिया, के क्यू, एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा एक बार डी माइनस एल का होल स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा डी प्लस एल का होल स्क्वायर। डी माइनस एल के होल स्क्वायर से डी माइनस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारा, यहाँ बचेगा डी प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस डी प्लस एल के होल स्क्वायर से डी प्लस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो डी माइनस एल का होल स्क्वायर। अब फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनना चाहिए यहाँ पे, तो ये वैल्यू बननी चाहिए आपके पास क्या, E बराबर के क्यू, E बराबर के क्यू इंटू ये डी प्लस एल का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व कर दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2dl डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये क्या बन गया, ये तो बन गया यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बना ए माइनस बी ए प्लस बी। तो देखिए इसको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई किया और ऐसे लिख दिया डी माइनस एल और डी प्लस एल और इस पूरे का स्क्वायर लगा दिया, एक ही बात है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो ये बना E इक्वल टू के क्यू ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl
ये माइनस को सॉल्व करेंगे तो माइनस का डी स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2dl अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब आप अगर आगे ध्यान देंगे तो देखिए ये एक डी स्क्वायर से ये वाला डी स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से ये वाला एल स्क्वायर कट गया। तो हम आगे क्या लिख पाएंगे, हम आगे लिख पाएंगे इसको ई बराबर के क्यू होल डिवाइडेड बाय 2dl और 2dl बन गया क्या 4dl अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या बना ये ई बराबर के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया इंटू क्यू, और 4dl को क्या लिखा 2l इंटू 2d डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक बात ध्यान दीजिए बेटा, हमको ये पता होता है प्यारे बच्चों क्या कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो होता है P बराबर Q इंटू 2L। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है P बराबर Q इंटू 2L, और P बराबर Q इंटू 2L होता है तो ये E बराबर बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L को P लिख सकते हैं P इंटू 2D डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपने हल करके इसको फाइनली क्या आ गया आंसर आपके पास में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण या विद्युत द्विध्रुव के कारण ये अक्षीय स्थिति में तीव्रता आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2pd अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई। फिर इसमें मैंने एक कंडीशन लगा दी, मैंने आदर्श द्विध्रुव बताया था ना, तो यदि द्विध्रुव छोटा हो, यदि द्विध्रुव क्या हो छोटा हो, द्विध्रुव छोटा होगा तो क्या होगा कि d का मान ज्यादा होगा और बीच की दूरी क्या होगी कम, छोटे द्विध्रुव के लिए। तो छोटा द्विध्रुव है, यदि द्विध्रुव छोटा है तो हमने क्या कह दिया कि d का मान बहुत ज्यादा है l से, और d का मान अगर l से ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे इस एल स्क्वायर वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो तीव्रता बनेगी वो बनेगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pd अपॉन डी स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये तो नेग्लेक्ट हो गया। तो क्या बना E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2pd अपॉन डी की पावर 4, और इस d की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर से d कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर बचेगी, d क्यूब रह जाएगी। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आएगी आपकी क्या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन डी क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर आप अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसके दो फॉर्मूले आपने सॉल्व किए। एक तो किया 1/4 पाई एप्सिलॉन और 2pd अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और दूसरा किया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन और 2p अपॉन डी क्यूब। ठीक है, तो और इसकी दिशा कैसे आएगी, इस तीव्रता की अगर आपसे पूछें कि दिशा बताओ, तो हमने दिशा ऑलरेडी आपको बता रखी है कि दिशा जो है इस वाली जो तीव्रता की दिशा है वो कैसे आएगी, वो आएगी BP वेक्टर के अनुदेश। किधर आएगी, BP वेक्टर के अनुदेश। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे है, माइनस से प्लस आवेश की तरफ। कैसे है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ। तो देखो यहां पे मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो परिणामी तीव्रता है E वेक्टर उसकी दिशा BP के अनुदेश, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की तरफ, तो P वेक्टर की दिशा भी इधर ही है B से P की तरफ। तो दोनों के बीच में कोण पूछे तो 0 डिग्री। फिर से सुन लें इस बात को, आपको कहा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो ऋणावेश से धनावेश की तरफ, मतलब इधर की तरफ ही जा रही है,
और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो भी इधर ही की तरफ जा रही है, क्योंकि परिणामी E1 की दिशा में आएगी, क्योंकि E1 ज्यादा है। तो दोनों की दिशाएं, ये परिणामी इधर आ रहा है और द्विध्रुव आघूर्ण भी इधर आ रहा है, तो समांतर हो गए दोनों सदिश। तो कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।